Hi guys, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel English with Milab। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स। आज का टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपको पता ही है क्या होता है, ए एन और द, ये तीनों ही होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर आर्टिकल्स। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। जरा आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिखा है डैश यूनियन। क्या आएगा, ए या एन? अगर मैं आपसे पूछूं डैश 1 रुपी नोट, क्या आना चाहिए, ए या एन? बताइए जल्दी। और यहां पर लिखा हुआ है डैश यूनिवर्सिटी, ए या एन। अगर मैं इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर दो ऑप्शन आपको देता हूं, ए और एन, तो बताइए आप क्या लगाएंगे? जाहिर सी बात है आप वही लगाएंगे जो अब तक लगाते आ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वीडियो को पूरा एंड तक देख लो। आर्टिकल्स का फंडा ही खत्म कर दूंगा आज मैं। सब कुछ क्लियर बारीकी से समझाने वाला हूं, एक एक करके टारगेट करेंगे। ए को, एन को और दा को आज मैं क्लियर करने वाला हूं। बड़े ध्यान से देखिए, ये फैक्ट्स पे गेम है। आज इस फैक्ट्स पे खेलेंगे और मैं आपको बारीकी से विद एग्जांपल्स बताऊंगा। आज के बाद आप कभी आर्टिकल्स में कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं यहां तो देखूं क्या बताने वाला हूं। देखिए, आप देखेंगे लास्ट में क्या लगा हुआ है, यू। क्या लगा हुआ है, ओ। लगा हुआ है यू। यानी कि आपको बताया गया है कि जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें एन का यूज तभी किया जाता है जब हमारे वाउल्स यानी कि ए ई आई ओ यू होते हैं। इसके बारे में डीपली हम अभी वीडियो को आगे शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या लगाओगे आप आंख बंद करके एन एन और एन लगा दोगे और आप कहोगे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। जी नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया। अब आप कहोगे कैसे? तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देख लो ना। तो चलिए सबसे पहले यहां पर आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को यहां से शुरू करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं आर्टिकल्स होते हैं, 3 होते हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। एक होता है ए, एक होता है एन और एक होता है द। ये तीनों हमारे आर्टिकल्स होते हैं। अब यहां पर आपको समझना क्या है, ए और एन ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? ये होते हैं जी इनडेफिनेट आर्टिकल्स। बट ये इनडेफिनेट क्यों होते हैं ये कौन बताएगा? अरे मैं ही बताऊंगा, रुको तो सही। और यहां पर दा को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। अब ये डेफिनेट क्यों है और ये इनडेफिनेट क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। यहां पर ध्यान से देखिए, जब भी हम किसी सेंटेंस के अंदर ए और एन का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर कोई एक चीज होती है, यानी कि वो कोई भी हो सकती है। यानी कि अगर मैं सेंटेंस में बोलता हूं दिस इज अ डॉग, यानी कि यह एक कुत्ता है। अब ये कुत्ता कौन सा है किसी को नहीं पता, बट बोल दिया यह एक कुत्ता है। क्या आप बता सकते हो उस कुत्ते का नाम क्या है? नहीं बता सकते ना, इसीलिए तो मैंने लगाया दिस इज अ डॉग। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है ये इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, इसलिए ए और एन का यूज कर दिया जाता है। बट यहां पर देखिए ये दा जो है ये डेफिनेट क्यों है? क्योंकि दा का यूज कब करते हैं? यहां तो देख लो क्या लिखा है, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी हो। अरे जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी हो तो उसको हम जानते होंगे ना। मैं आपको बताता हूं, आपने कभी YouTube का नाम सुना है? आपको कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, YouTube पे तो बहुत सारी वीडियोस देखी, हम YouTube को क्यों नहीं जानेंगे? अरे तो फिर यहां पर YouTube को जब आप जानते हो तो वही तो है डेफिनेट। और जो चीज डेफिनेट होती है तो उससे पहले दा लगाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप YouTube के साथ दा लगा दोगे, दा YouTube, ऐसा नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट को पूरा एंड तक समझना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अभी छोड़ के मत चले जाना। अब जरा यहां पर ए और एन को समझ लीजिए। यहां पर हिंदी लिखी हुई यह किताब है, तो क्या इसकी इंग्लिश बनेगी? यह किताब है। दिस इज बुक, नहीं गलत है। अगर लिखा है उसने गाना गाया, उसने किसने? किसी लड़के ने गाया, तो बोलेंगे ही सैंग सॉन्ग। क्या ये सेंटेंस सही है? नो, सेंटेंस इज इनकरेक्ट। बट क्यों? इसी के लिए तो कह रहा हूं वीडियो को पूरा देखो। लो मैं फिर दोबारा आ गया आपका दिमाग चाटने के लिए, लेकिन ए एन दा को तो सिखा के ही जाऊंगा। अब यहां पर ध्यान से समझिए, ए की लड़ाई है हमारी? नहीं। एन की लड़ाई है क्या हमारी? नहीं। हमारी दा से लड़ाई है। हमारी दा से, एन से और ए से किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारी एक से लड़ाई है। ये एन जो है ना, ये आएगा कब? ये लड़ाई है हमारी एन से लड़ाई नहीं है। ये लगना कहां है, इसे लगाना कहां है, यही तो हमारी लड़ाई है। अब यहां पर समझिए कि एन जो है इसको 2 भागों में बांट दिया। अब समझना क्यों? एन को समझने के लिए आपको वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को समझना पड़ेगा। दोस्तों एक चीज समझ लो बड़े सिंपल तरीके से, आपको ए टू जेड तो पता है ना ये क्या है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, तो जेड तक, जेड फॉर जेब्रा, सब कुछ पता है ना आपको। ए ई आई ओ यू जो इसमें से होते हैं, यानी कि ए ई आई ओ यू जो होते हैं वो यहां लिखे हुए हैं। ये क्या होते हैं? ये वाउल्स होते हैं हमारे अल्फाबेट्स के अंदर। अगर ए ई आई ओ यू को निकाल दे तो इन्हें बोलते हैं वाउल्स, और ये होते हैं स्वर। क्यों होते हैं? ये इंग्लिश के भी स्वर होते हैं। देखो राम, अगर मेरे को राम लिखना है तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? मेरे को कॉन्सोनेंट लगाना पड़ेगा, 2 कॉन्सोनेंट लगाने पड़ेंगे, और उसके बीच में क्या लगाना पड़ेगा? एक स्वर लगाना पड़ेगा, यानी कि एक वाउल लगाना पड़ेगा, और मैं लिखूंगा राम। अगर मुझे लिखना है रोहन तो रो पहले लिखूंगा आर, फिर ओ लगाऊंगा, ओ की मात्रा, क्योंकि रोहन के लिए मेरे को ओ की मात्रा लगानी पड़ती है ना, तो मैं आर के बाद लिखूंगा रो, ओ लगाया। तो ये इंग्लिश का क्या है? ये इंग्लिश का स्वर है रो। फिर मैं हा लिखूंगा तो उसके लिए लिखूंगा मैं एच, और फिर लिखूंगा ए एन, रोहन। ये इस तरह से मेरा रोहन बनेगा। यहां पर मैंने क्या लगाया? यहां पे ओ और ए, यानी कि 2 मैंने वाउल्स यूज करे हैं। ध्यान रखना, इसे वॉवेल नहीं वाउल बोलते हैं। वाउल क्या बोलते हैं?
इसे बोलते हैं वाउल। ध्यान रखना, काफी सारे टीचर्स हैं, मैंने देखा है यूट्यूब पर भी, वो इसे वॉवेल वॉवेल करते हैं। वॉवेल साउंड नहीं है, वाउल है, वाउल। ठीक है, वाउल्स। तो ये वाउल्स है, स्वर है, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा जो भी बचा आपकी ए बी सी डी से जेड तक, वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स को हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। यानी कि ये है स्वर और वो है व्यंजन, और स्वर और व्यंजन को मिलकर ही हमारी इंग्लिश बनी है। यहां तक समझ आ गया? अब ये समझ लो कि शुरू से हमें ये पढ़ाया गया है कि जब भी एन को लगाना हो तो देख लो आपके सेंटेंस के अंदर वाउल आया हुआ है। अगर वाउल आया हुआ है तो आप एन को लगा दो। अभी स्टार्टिंग में हमने किया क्या था? यही तो किया था। हमारे जितने भी वर्ड्स थे उनसे, वो वर्ड्स किससे शुरू थे? वो हमारे वाउल से शुरू थे। हमने सबके साथ एन लगा दिया, तो फिर भाई हम गलत क्यों हो गए? यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गई कि वाउल को देखकर एन नहीं लगाना है, आपको स्वर को सुनने के बाद, उसे समझने के बाद एन लगाना है। और ये क्यों करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में अभी बताने वाला हूं। चलो अब मेरे को ये बताइए कि यहां पर आपने देखा ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसके आगे लिखा हुआ है डैश। सबसे पहले डैश लिखा है ना, यहां पे क्या लिखा है? आप क्या क्या जानते हो? चलो मैं बताता हूं आप क्या क्या जानते हो। आप बताइए, बुक, वॉच, मार्कर, कार और स्टूडेंट। इन सबसे पहले ए, एन और दा में से क्या लगाओगे? अगर मैं सब में ए भर के आ जाऊं एग्जाम के अंदर, तो मैं क्या करेक्ट हो जाऊंगा? मेरे को 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल जी, आपको मिल जाएंगे 5 में से 5 पूरे नंबर, क्योंकि इसमें से कोई भी आपने गलत नहीं भरा है। बट क्या ये 100% श्योर है कि इनके साथ जिंदगी भर आ ही आएगा? ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है कि इनके साथ हमेशा आ भी आएगा, इनके साथ द भी आ सकता है। बट हाँ, ये तो श्योर है कि इनके साथ एन नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था कि आपको स्वर पकड़ना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है? यूनियन। यूनियन के लिए अब देखो, यहां तो यू है, यहां भी यू है, यहां पे यूनिवर्सिटी, यहां पे 1 रुपी नोट, यहां पे यूसेज और यहां पे यूनिट। क्या इन सब के साथ मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये सब वाउल से शुरू है? अगर ये वाउल से शुरू है सारे वर्ड्स, तो उस हिसाब से सबसे पहले मैं यहां पर एन 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 और एन कर दूंगा, तो यानी कि मैं आप बिल्कुल ठीक हो गया। जी नहीं दोस्तों, आपकी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, यानी कि यहां पर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये फिर भी चल जाएगा, इसका पंगा है, इसे समझना है। और इसीलिए तो मैंने यहां पे लिखा है आप क्या नहीं जानते हो, और ये समझाने के लिए तो ये वीडियो बनाई गई है। पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अब ए, एन और दा, तीनों में से सबसे पहले एन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा भसड़ मची हुई है। मतलब इसके बारे में लोगों को नहीं पता है कि एन लगाना कब है। बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। आपको मैंने अभी बताया कि आपकी ए टू जेड जितने भी अल्फाबेट्स हैं उसके अंदर क्या होता है, लेटर्स के अंदर ए ई आई ओ यू। सिर्फ इन 5 को ध्यान रखो, ये हमारे स्वर होते हैं, ये हमारे स्वर होते हैं। इसे हम बोलते हैं साउंड्स, यानी कि इसे हम बोलते हैं वाउल। और जो बाकी के बचते हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, वो हमारे व्यंजन होते हैं। और इनको मिलाकर हमारा शब्द बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जरा यहां पर देखो, ये भी तो एक शब्द है ना, FIR। FIR क्या होता है? पुलिस स्टेशन में जाकर करते हो, जब किसी से लड़ाई हो जाती है, झगड़ा करते हो, तो आप FIR करते हो। FIR को लॉज्ड करते हो, लॉज मतलब कंप्लेंट दर्ज करना। अब सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? ही लॉज्ड डैश FIR। FIR एक ही तो करोगे, किसी की जाके दो थोड़ी कर लोगे, एक टाइम पे एक ही होती है ना। तो एक के लिए अब मेरे को यहां पर अ और एन 2 ऑप्शन है, तो मैं क्या लगाऊं? कॉन्सेप्ट ये है, अब समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर लिखा है FIR। एफ को कैसे बोलते हैं? जो पहला स्वर आ रहा है वो क्या आ रहा है? बड़े ध्यान से समझो वीडियो को। पहला स्वर क्या आ रहा है? पहला स्वर आ रहा है एफ। बड़े ध्यान से देखो, एफ। फिर क्या आ रहा है? आई। फिर क्या आ रहा है? आई। फिर क्या आ रहा है? आर। ऐसे ही तो लिखोगे FIR। तो एफ जो आ रहा है साउंड, तो पहला मुंह से क्या निकला? ए आ गया, ए। और इसीलिए बोला AEIOU। ये इसीलिए तो आपको बोला गया है। ये ए का साउंड जो आ रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग यहां पर हमें एन लगाना पड़ेगा और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? यानी कि ये जो एफ है ना, इसे बोलते हैं एफ। ए का साउंड आ रहा है, इसीलिए यहां पर एन लगेगा। अब है तो ये कॉन्सोनेंट, लेकिन लग तो रहा है एन। ये है यहां पर कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ही इज, वह है, क्या है? एक SHO है। कहां पर? थाने के अंदर। कहते हैं ना मेरे पापा SHO हैं, तो मैं बोलूंगा माई फादर इज SHO, क्योंकि एस क्या है? एस तो एक कॉन्सोनेंट है भाई, लेकिन नहीं, एस का साउंड क्या आ रहा है? एस कैसे लिखोगे आप? देखो अभी ध्यान से समझाता हूं आपको, बड़े ध्यान से देखो। यहां पर एन आया था, अब देखो ये क्या लिखा है? एस। कैसे बोलोगे आप? बोलोगे ऐसे, एस। यही तो बोलोगे। ए का साउंड आ गया, ए, AEIOU। ये ए, EIOU।
ओ यू, ये जो ए, ये साउंड पकड़ो, साउंड ए ई आई ओ यू जो है इंग्लिश में लिखे हैं उनके चक्कर में मत पड़ना। यहां पर देखो क्या है, कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड क्या आ रहा है, एस, इसीलिए यहां पर आपको एन लगाना पड़ेगा। ये है इंग्लिश। आगे चलो, आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं, कब से कर रहा हूं, फॉर डैश आवर्स। अगर मुझे बोलना है, मैं आवर्स नहीं, आवर लिखा हुआ है, यानी कि 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, क्या लगाऊं, ए लगाऊं या फिर एन लगाऊं, ये है कॉन्सेप्ट। अब ये देखो, जो ये है एच, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, ना तो ए है, ना ई है, ना आई है, ना ओ है, ना यू है। बट आप ये देखो, इसको जो बोलते हैं, इस वर्ड को जब बोलते हैं, इस वर्ड को जो प्रोनाउंस करते हैं, तो क्या निकलता है, वो पहला स्वर पकड़ो, ए ई आई ओ यू का, और इसे हॉर नहीं पढ़ते, हॉर्स नहीं है ये, इसे पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं, आवर। क्या पढ़ते हैं, आवर, इसे आवर पढ़ते हैं, ठीक है, आवर। तो ज्यादा हो जाते तो होता है आवर्स, ठीक है। तो यहां पर साउंड क्या है, आ का साउंड आ गया, फिर आ गया ए ई आई यू का साउंड, क्या लगाओगे, एन लगाओगे, तो बोलेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, ठीक है, इसलिए यहां पर एन आया। और समझाता हूं, राम इज डैश डैश मैन, यानी कि ऑनेस्ट मैन। अब इसका साउंड क्या होता है पता है, इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, हॉनेस्ट ये कोई डरावना शब्द नहीं है, बहुत ही ईमानदार को बोलते हैं ऑनेस्ट। ये एच जो होता है साइलेंट होता है, इसका साउंड क्या आता है, इसका साउंड आता है ऑनेस्ट, राइट, ये साउंड होता है इसका ऑनेस्ट। क्या आया, ओ, यानी कि ए ई आई ओ यू में से कौन सा साउंड दे रहा है, ये ओ का, यानी कि इसका साउंड दे रहा है, साउंड दे रहा है क्या, एच, साउंड दे रहा है ओ का, लगाऊंगा क्या, एन। नंबर कितने देगा टीचर, पूरे। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट ये है। अब लास्ट वाला पॉइंट देखो, पूरी आज तो मिट्टी कर दूंगा इसकी मैं, और आप ध्यान से देखो वीडियो को, बहुत कुछ सीख के जाओगे। अब यहां पर देखो क्या लिखा है, आई हैव डैश, अच्छा मेरे पास है, एक बंदा बोल रहा है, पड़ोसी कह रहा है मेरे पास यार एक एक्सरे मशीन है, इंग्लिश क्या बनाएगा वो, मेरे पास एक एक्सरे मशीन है, इसकी इंग्लिश क्या बनाएगा, देखो ये क्या लिखा है, एक्स, ये ए ई आई ओ यू है क्या, नहीं है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के साथ एन लगता है क्या, ये सीखा है क्या हमने क्लास में अब तक, नहीं ना, हमने तो ये सीखा है कि ए ई आई ओ यू हो तो हम एन लगा दें, लेकिन ये नहीं बताया कि ये नहीं हो, इसके साउंड होने चाहिए। एक्स एक कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है एक्स, एक्स, ये साउंड आ रहा है एक्स। और जब ए का साउंड आ रहा है, यानी कि इसका साउंड आ रहा है, या इन दोनों को मिला के ए का साउंड आ रहा है, तब आपने क्या लगाया यहां पर एन, तो वो बोलेगा आई हैव एन एक्सरे मशीन, और सेंटेंस होगा एब्सोल्युटली करेक्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसीलिए यहां पर सब के सब मैंने आपको ऑप्शन जो दिए थे वो सारे ऑप्शन दिए थे कॉन्सोनेंट के, लेकिन लगा क्या सब में एन, ये बताने के लिए कि जब भी आप एन का यूज करोगे तो ये ध्यान रखना कि जो वर्ड है उसमें ए ई आई यू को ढूंढने मत लग जाना, ये देखना उसका स्वर यानी कि उसका साउंड क्या आ रहा है, तो स्वर पकड़ना है, इसे कहते हैं वाउल। ए ई आई ओ यू एक्चुअली वाउल नहीं है, वो वाउल तब कहलाते हैं जब आप उनके स्वर को, उनके साउंड को सीख जाते हो, और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो डिफरेंट पार्ट होता है। समझ आया। अब इसी टॉपिक पे मैं आपका छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं, क्यों लूंगा, टीचर हूं भाई। अब यहां पर देखो, अब जरा ध्यान से समझना, बचे हुए डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे आज के बाद। एन को लगाने में गलती नहीं करोगे, ना बोलने में, ना लिखने में, ना किसी को सुनने में, सुनोगे भी ना पता लगा लोगे गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। ध्यान से देखो, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन, ठीक है, दोनों को लगाना है, कौन सा कहां लगेगा अभी कुछ नहीं पता। ये मत सोचना ये एन, ये ए वाले ही हैं, वो एन वाले हैं, ना ना ना, देखो ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, अम्ब्रेला, छाता। अब यहां देखो अम्ब्रेला है यू, लगना क्या चाहिए एन, लेकिन लगेगा क्या वो समझना। यहां पर इसका साउंड क्या है, साउंड है अम्ब्रेला, तो साउंड आ रहा है आ का। अब देखो ध्यान रखना, आ, ठीक है, ई उ ऊ, ठीक है, और ए ये, और ओ औ, ये साउंड पकड़ लेना, ठीक है। ए ई आई ओ यू यही साउंड देते हैं, अब यही साउंड देते हैं, आ ई उ ऊ, ए ओ औ, ठीक है। अब देखो अम्ब्रेला, आ का साउंड आया, अब फर्क नहीं पड़ता यू हो क्या हो, एन लगा दो, एन अम्ब्रेला, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ये क्या है, ये भी यू से है, लेकिन इसे पढ़ते क्या है, यू से तो है, ऊपर वाला भी यू से है, नीचे वाला भी यू से है, पढ़ते क्या है, यूनिवर्सिटी। वाह भाई वाह, वेरी गुड। यू
यू, ओ नहीं, यू, या पे ये यू, या आ गया, या हमारा स्वर है ही नहीं। आ यूनिवर्सिटी, समझो कॉन्सेप्ट, ये देख लो ध्यान से और इसको पहचान लेना। और देखो यू से फिर आ गया एन यूनियन, नहीं, यू, या यूनियन, या पे छोटू की मात्रा है भाई, ये कोई ए आ ई ए ओ नहीं है, ये यू है, इसलिए यहां पे भी लगाएंगे अ यूनियन। अब देखो इसको YEAR, इसे क्या पढ़ते हैं? इसे ईयर पढ़ते हैं? नहीं, ई होता तो लग जाता एन ईयर, लेकिन इसे पढ़ते हैं यर। ईयर तो कान होते हैं, ईयर कान, इसे पढ़ते हैं यर। जैसे बोलते हैं ना यार, और यार में से बीच में से आकर डंडा हटा दो, यर, ये बोलते हैं इसको यर, ईयर नहीं बोलते इसको यर। फिर ये आ गया आयर, ठीक है, आयर, ठीक है। आगे चलो, यहां पर देखो ये क्या है, एच, वाओ है क्या, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या देता है? साउंड क्या देता है? ऑनेस्ट का, ओ का, ओ का साउंड देता है, ओ क्या लगेगा? एन ऑनेस्ट मैन, अभी बताया था। अब देखो यहां पर फिर ओ आ गया, ओ के हिसाब से यहां तो एन लगना चाहिए, लेकिन पढ़ते क्या है इसको? दुनिया जानती है क्या पढ़ते हैं? वन, क्या आ रहा है? वाह, इनमें से कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा, इसीलिए यहां पर क्या आएगा? ₹1 नोट। साउंड को पहचानो, साउंड क्या है तो एच, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है? आवर। क्या पढ़ते हैं इसको? आवर पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? आवर। ये पढ़ते हैं इसको आवर। क्या लगाएंगे? एन, क्योंकि आ का साउंड आ रहा है, ठीक है। नीचे देखो LLB ग्रेजुएट, अगर मैं बोलूं आई एम LLB ग्रेजुएट, मैं LLB ग्रेजुएट हूं, तो मेरे को यहां पर इस सेंटेंस में आ लगाना है, ये एन लगाना है। LLB, तीनों के तीनों कॉन्सोनेंट है। साउंड क्या देते हैं? एल को मैं कहूं लिखो जरा, कैसे लिखोगे? तो आप ऐसे लिखोगे, एल ऐसे लिखोगे ना। क्या आ रहा है? ए आ गया, ए बस, तो फिर बेटा एन लगेगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आ ई उ, ये साउंड पकड़ो, AEIOU के ये साउंड पकड़ो। ये साउंड अगर आपने पकड़ लिया, तब आप ए और एन क्या लगाना है कॉन्सेप्ट खुद ही समझ जाओगे, किसी टीचर की जरूरत ही नहीं है। ये मत देखना कि यहां पर पहला वर्ड क्या लगा हुआ है, ये देखना प्रोनाउंस क्या करते हैं, साउंड क्या निकलता है। आई होप अब आपको वीडियो में ए और एन का फंडा तो समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। तो अब आ और एन कब लगाना है आपको पता चल गया। चलो अब दा के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट भी कोई कम नहीं है। ये डेफिनेट आर्टिकल क्यों होता है पता चल जाएगा आपको, ध्यान से देखो। दा, ये स्पेशल और खास चीजों के लिए लगता है। अगर कोई भी चीज है एनी जो स्पेशल और खास नहीं है, उसके लिए आ, और स्पेशल है तो दा। अब आप कहोगे सर वीडियो को ऐसे ही बताकर ये टॉपिक खत्म कर दिया, इसमें कुछ है ही नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, स्पेशल और खास पेन दोनों में से कौन सा है? चलो आप ही बता दो। देख लो, तसल्ली से देख लो, इस पेन को देख लो, इसको देख लो। बर्थडे पे कौन सा गिफ्ट चाहिए बेटा, ये वाला या ये वाला गिफ्ट चाहिए? आप कहोगे अरे सर ये वाला दो ना। अरे ये वाला क्यों दो, ये ना स्पेशल है भाई, 550 रुपए का है। और ये कितने का है? ये 10 रुपए का है। 10 का भी नहीं है, 5 का भी हो सकता है कहीं कहीं पे, लोकल जगह पे, लेकिन ये कितने का है? 550 रुपए का पेन। स्पेशल चीजों के लिए दा का यूज होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये बोलना है कि यह एक पेन है, क्या है? यह एक पेन है, तो आप क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे? आप बोलोगे दिस इज द पेन या फिर दिस इज अ पेन। एक बात ध्यान रखना, सेंटेंस दोनों ही करेक्ट है अगर जब इसकी इंग्लिश आप बनाओगे। ये डिपेंड करता है कि अगर आपने दिस इज अ पेन बोला तो आप एक ऐसे पेन की बात कर रहे हो जो कोई भी पेन हो, कोई भी हो सकता है, रेनॉल्ड्स का हो सकता है, मार्कर का हो सकता है, कोई सा भी पेन हो, कोई सा भी पेन हो, अ पेन लगा दोगे आप, क्योंकि कोई भी, एनी, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने बोला दिस इज द पेन, इसका मतलब है किसी स्पेशल, किसी खास पेन की आप बात कर रहे हो, और इसीलिए यहां पर दा लगा हुआ है। पहला कॉन्सेप्ट दा का क्लियर हो गया। स्पेशल चीजों से पहले दा लगाओ, ठीक है। अब चलते हैं और गहराई में। तो चलिए अब आर्टिकल दा के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि कई स्टूडेंट्स को देखता हूं मैं, इवन कि मैंने देखा है जो कंपेटिटर्स होते हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी देखा है मैंने, सेंटेंस में जब इंग्लिश बोलते हैं तो दा को जहां मन करे वहां लगा देते हैं। नहीं, इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद आज आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा
कि आपको दा कहां लगाना चाहिए और कहां नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले यहां पर देखिए कहां उपयोग नहीं करें उसके बारे में समझिए। कोई भी कंट्री का नाम आए उससे पहले दा लगाना चाहिए ना, डर मत लगाना। द चाइना कभी मत लगाओ, द इंडिया कभी नहीं बोलते, पहली चीज। दूसरा, लैंग्वेज भाषा से पहले दा लगाते हैं, कभी नहीं लगाते। द हिंदी, द उर्दू नहीं बोलना है। द रामफल चौक यानी कि किसी गली के नाम से पहले दा लगाओगे, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मशहूर हो फेमस हो, आपको दा नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, मैंने बोल दिया, ठीक है। समबडीज नेम, किसी के नाम के आगे द मिलाप गुप्ता, द रेशमा, द जूली, द पंकज, गलत है, नहीं लगेगा भैया, नहीं लगाना। दा मिलाप नहीं बोलना है, कितना भी फेमस हो जाए, चाहे मिलियंस में चले जाए सब्सक्राइबर्स, लेकिन दा नहीं लगेगा, बात खत्म, ठीक है। बिग सिटीज, कितनी बड़ी बड़ी, दिल्ली यार क्या शहर है, पता है बड़े बड़े स्टार्स घूमने आ जाते हैं यहाँ पर। दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन दा दिल्ली नहीं बोलूंगा। मुंबई, अक्का मुंबई, सारी दुनिया वहां पर जाने के लिए मरती रहती है शाहरुख खान का बंगला देखने के लिए। कितनी फेमस सिटी है दिल्ली, कितनी फेमस सिटी है मुंबई, बट इन दोनों से पहले दा नहीं लगेगा, यानी कि बिग सिटीज से पहले भी दा का यूज ना करें तो अच्छा है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया कॉन्सेप्ट। अब यूज कहां कहां करना है उसे भी समझ लो। ग्रुप ऑफ कंट्रीज अगर आ जाए, देखो यहां क्या बोला, कोई कंट्री का नाम हो तब आपको दा नहीं लगाना है, लेकिन ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो जाए तब आपको लगाना है। यूएई कोई एक सिटी या कंट्री नहीं है, काफी सारी कंट्रीज इसमें इंक्लूड है, इसीलिए बोलेंगे द यूएई। ये बात क्लियर हो गई। अगर आपको मैं बोलूं कि यूएसए और चाइना दोनों क्या है, तो आप बोलो कि कंट्री है, बेटा ठीक है, लेकिन क्या दोनों के आगे आप दा लगा दोगे ऐसे? अभी क्या बोला आपको मैंने, कंट्री से पहले दा नहीं आएगा, तो दा चाइना तो बिल्कुल गलत हो गया, बट द यूएसए करेक्ट है। अब आप कहोगे सर कंट्री से पहले अभी तो मना करा है। यूएसए के अंदर बहुत सारी कंट्रीज ग्रुप में है, तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज अगर आ जाए तब आपको दा लगाना होगा, ध्यान रखना। दूसरी बात, नदियों के नाम से पहले आप दा लगा सकते हो, जैसे हमारी गंगा नदी, तो हम बोलते हैं द गैंजेस, क्या बोलते हैं, द गैंजेस, ओके। हॉली बुक्स यानी कि धार्मिक किताबों से पहले, लाइक द गीता, द कुरान, आप दा लगाइए, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर, अखबारों के नाम से पहले दा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, इनसे पहले दा लगाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, क्लास ऑफ एनी, यानी कि अगर बिल्ली की बात हो रही है तो बिल्लियां ही बिल्लियां हैं। कैट्स तो आप बोलोगे द कैट्स। अगर किताबें बहुत सारी हैं तो आप बोलोगे द बुक्स, यानी कि क्लास मतलब होता है ज्यादा चीजें बंच में हो, ग्रुप में हो, राइट। ऐसी चीजों के लिए आपको द लगाना चाहिए। क्लास ऑफ एनीथिंग, कैट की क्लास हो, बहुत सारी कैट्स हो तो बोलेंगे द कैट्स। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे डॉग्स, द एलिफेंट्स, द लॉयंस, तब आप दा का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया कहां उपयोग नहीं करना है और कहां पर उपयोग करना है। इसका स्क्रीनशॉट तो बनता है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलिए अब चलते हैं और आगे। चलिए आर्टिकल का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इतना समझ में आ ही जाएगा। ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल का प्रयोग कहां होता है, बड़े ध्यान से समझो। लिखा है शी इज डैश एक्सीलेंट, और अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप इसमें ए या एन में से कोई एक चीज भरो, तो आप क्या करोगे, ई देखकर आप यहां पे क्या लगा दोगे, यहां पर तो एक्सीलेंट के लिए एन आएगा ही आएगा, क्योंकि ई भी लगा हुआ है और साउंड भी आ रहा है एक्सीलेंट। लेकिन ये भी तो देख लो, ये वर्ड है क्या भाई, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है क्या ये? ध्यान रखना, ए और एन का यूज जब भी आप करते हैं तो वो किसी भी नाउन से पहले करते हैं। किससे पहले करते हैं? नाउन से पहले। नाउन होना बहुत जरूरी है, तभी आएंगे, वरना इनका कोई काम ही नहीं। और एक्सीलेंट इज अ वर्ड विच इज नॉट एक्चुअली अ नाउन, इसलिए यहां पर ए और एन कुछ भी नहीं आएगा। यहां पे लिखेंगे शी इज एक्सीलेंट, बात खत्म, ठीक है। अब नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, नाउन कहां है? ये तो नाउन है नहीं, नाउन है ये रहा। तो नाउन से पहले ये एक्सीलेंट क्या आ गया, ये आपको समझना पड़ेगा। ये है एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव आया है किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए, इसीलिए यहां पर देखो, शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है मामूली सी। लेकिन अब गर्ल की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, जो ऐड कर रहा है इसके एडजेक्टिव को, वो है एक्सीलेंट वर्ड। अब लड़की मामूली नहीं है, अब एक्सीलेंट गर्ल है, इसीलिए अब यहां पर आप लगा सकते हैं एन, रास्ता खुल गया, शी इज एन एक्सीलेंट गर्ल, राइट। अब नीचे वाले कॉन्सेप्ट में ना आ के बारे में समझ लो, शी इज डैश गुड, क्या लगाओगे, ए गुड या एन गुड? तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, कुछ मत लगाना, क्योंकि गुड जो है ना,
ये एक नाउन है ही नहीं, तो जिस सेंटेंस के अंदर नाउन ना हो, ना ए लगाना ना एन लगाना। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां पर कुछ नहीं आएगा, शी इज गुड, बात खत्म, राइट? ओके, शी इज डैश गुड गर्ल। अब आगे लड़की, अब नाउन आ गया और नाउन की विशेषता बताने वाला गुड वर्ड भी आ गया। अब आएगा, अब देखो, अब गुड का साउंड देखो क्या है, तो अब गुड का साउंड है आ वाला, यानी कि ग, गुड। अब यहाँ पे आ ए ओ यू नहीं आ रहा है, ग आ रहा है, ग, गुड क्या है, कॉन्सोनेंट है, प्योर, इसलिए अ गुड गर्ल, ठीक है? ओके, अब देखो यहां पर लिखा है शी इज डैश वेरी गुड गर्ल। अब यहां पर गुड से पहले आ लगाया था, तो यहां पर ये लड़की जो क्या है, लड़की है एक नाउन, ध्यान से देखना, लड़की एक नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाला कौन है, वो एक एडजेक्टिव है, कौन, गुड। और गुड की भी, एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है, एक एडवर्ब भी है यहां पर लगी हुई, वेरी। इसीलिए अब हमारा जो आर्टिकल है वो यहां आएगा, ना कि यहां पर। तो हम बोलेंगे शी इज अ वेरी गुड गर्ल। इसीलिए अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि नाउन से आगे एडजेक्टिव तो आप लगाएंगे आ, और एडजेक्टिव से आगे अगर कोई एडवर्ब दे रखी हो तो उससे भी पहले आपको अपने आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। और अब यहां पर देखो वी है, यानी कि वेरी, व का साउंड आ रहा है, आई ओ का नहीं आ रहा है, यहां पे व का साउंड आ रहा है, इसलिए यहां पर आ का यूज होगा, एन का यूज है ही नहीं यहां पर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, कहां पे आ लगाना है, कहां पे एन लगाना है, इस वीडियो को बार बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसकी चटनी बना के आपको चटवा दिया, और साथ में आपको यह भी बता दिया कि जो द है ना, वर्ड द इसको कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, इस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको मैंने समझा दिया। आई होप आपको ए एन और द के इस कॉन्सेप्ट को सीखने में और पढ़ने में बहुत ही मजा आया होगा। अगर आया तो फटाफट वीडियो को एक लाइक जरूर देना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक नहीं करोगे तो यार उन गरीब लोगों तक ये वीडियो कैसे जाएगी जो रोडों में भटक रहे हैं इंग्लिश को सीखने के लिए और अपना पैसा फूक रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी मदद से, मेरी मदद से उन बेचारे गरीब बच्चों तक, उन छोटे छोटे गाँव तक भी ये वीडियो जाए और वो भी अपने सपने को पूरा कर सके हमारे और आपकी तरह, और इंग्लिश को बोलना शुरू कर सके। तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और हाँ, वैसे भी आपको पता है कि मैं लाइव तो आता ही रहता हूं बीच बीच में, हफ्ते दर हफ्ते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़िए, हमारी इस फैमिली में आइए, इस फैमिली का हिस्सा बनिए। मैं मिलोग गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। टिल देन, गुड बाय।